हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ग्राम इक्विवेलेंट की। ग्राम इक्विवेलेंट या उससे पहले हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट को समझने के लिए हम लोगों को समझना होगा कि इक्विवेलेंट वेट क्या है। ठीक है, मोलर वेट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। मोलर वेट के बारे में हम लोग आसानी से जानते हैं, कैलकुलेट करना उसको बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो भी दिया हुआ है मॉलिक्यूल में उसके मास को, जितने एटम्स दिए हुए हैं उनके मास को हम लोग क्या करते हैं, सिंपली ऐड कर देते हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं इक्विवेलेंट वेट की या ग्राम इक्विवेलेंट की, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, या कहीं पर ग्राम इक्विवेलेंट भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये एक्चुअली ये है क्या है, इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले एक बात देखते हैं क्या, कि अगर आपको मान लीजिए कि कोई भी रिएक्शन मिल जाता है या आपसे किसी ने ये कह दिया कि एक रिएक्टेंट ए किसी दूसरे रिएक्टेंट बी से रिएक्ट करने के बाद कोई भी कंपाउंड बनाकर आपको मिलता है, तो आपको यह बताना है कि कितना क्वांटिटी ए का कितने क्वांटिटी बी के साथ रिएक्ट करेगा एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपको बनाकर देने के लिए। तो आप कहेंगे क्या कि सर इसके लिए तो हम लोगों को केमिकल रिएक्शन लिखना पड़ेगा, रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, उसके बाद ही बता पाएंगे कि हाउ मच द क्वांटिटी ऑफ ए विल रिएक्ट विद क्वांटिटी ऑफ बी, है ना। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि बिना किसी इक्वेशन को लिखे, बिना किसी इक्वेशन को बैलेंस किए आप ये बता पाएंगे कि कितना क्वांटिटी ए का कितने क्वांटिटी बी के साथ रिएक्ट करता है, तो क्या पॉसिबल है? पॉसिबल है। अगर कोई भी सब्सटेंस आपको मिल जाता है, रिएक्टेंट मिल जाता है और आपसे पूछा जाता है कितने क्वांटिटी, तो आप सिंपल सा आंसर कर सकते हो क्या, कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए रिएक्ट्स विद 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी टू गिव एनी प्रोडक्ट। बहुत ही सिंपल सी बात। यानी जब तक बैलेंस नहीं करते हैं तब तक हम लोगों को यह नहीं पता चलता है कि कितना मोल ए का या बी का किसी किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको रिएक्ट कर रहा है। बट जब हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट के बारे में बात करते हैं, जैसे आपने लिया ए प्लस बी, ये आपको कोई भी प्रोडक्ट बनाकर दे रहा है AB2। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कितना ए कितना बी तो हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा, तो आप कहेंगे क्या बैलेंस करना होगा। बैलेंस करते हैं, इसको 2b लिखा हम लोगों ने। 2b लिख लेने के बाद क्या हुआ, क्या आप ये कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ ए इज रिएक्टिंग विद 2 मोल ऑफ बी टू गिव AB2 वट एवर द प्रोडक्ट इज, है ना। तो यहां हम लोग मोल के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब तक बैलेंस नहीं होगा तब तक मोल के बारे में बता पाना पॉसिबल नहीं है। बैलेंसिंग जरूरी है, लेकिन इसको बगैर बैलेंस किए हुए आप ये कह सकते हैं कि सर 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए इज रिएक्टिंग विद 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी। इसके लिए बैलेंसिंग जरूरी नहीं है। मतलब कहने का ओवरऑल ये निकालते हैं रिजल्ट कि ग्राम इक्विवेलेंट किसी भी रिएक्शन में हमेशा सेम होता है, चाहे मास सेम होना हो, नंबर ऑफ मोल सेम होना हो, ग्राम इक्विवेलेंट हमेशा क्या होगा, सेम होगा। आइए समझते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट को कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को जो सबसे जरूरी चीज चाहिए वो होता है क्या, इक्विवेलेंट वेट। मतलब पहले हम लोगों को क्या करना होगा, इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना होगा। तो आइए इक्विवेलेंट वेट देखते हैं। क्या देखेंगे, इक्विवेलेंट वेट। अब ये क्या है, मॉलिक्यूलर वेट। मैंने बोला मॉलिक्यूलर वेट तो हम लोग जानते हैं। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ मोल और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ये दोनों लगभग एक ही चीज है। परेशानी वाली बात नहीं है, लगभग एक ही चीज है दोनों। अब लगभग एक ही चीज है तो फर्क क्या है दोनों में, दोनों का फर्क देखेंगे। उससे पहले आप नंबर ऑफ मोल क्या जानते हैं, मास अपॉन मोलर मास या मोलिकुलर मास,
है ना। यानी जब भी मोलर मास की बात आई तो हम लोगों ने क्या किया, नंबर ऑफ मोल के बारे में बात किया हम लोगों ने कि मोलर मास है तो नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करेंगे। क्या है, मोलर मास है तो क्या कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करेंगे। जब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इक्विवेलेंट वेट के ऊपर। मतलब अगर इक्विवेलेंट वेट दिया हुआ है तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे। बस ये आपको ध्यान में रखना कि मोलर मास है तो नंबर ऑफ मोल, इक्विवेलेंट वेट है तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। आसान सी चीज है, ज्यादा प्रेशर नहीं है, ज्यादा प्रेशर लेना नहीं है, ज्यादा इसमें परेशान नहीं होना है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, कैसे कैलकुलेट होगा। बहुत आसानी से कैलकुलेट होगा। इक्विवेलेंट वेट को अगर कैलकुलेट करना हो आपको तो एकदम आसान सा फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं इसमें, बहुत ही आसान सा फॉर्मूला। क्या कि मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट कंपोनेंट, कंपाउंड, मॉलिक्यूल जो भी दिया हुआ हो, डिवाइडेड बाय एक्स। कई जगहों पर आप इस एक्स को एन लिखा हुआ मिलेगा आपको, कई जगहों पर आप देखेंगे तो आपको एन लिखा हुआ मिल सकता है, आप अपने टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो एन लिखा हुआ मिल सकता है। तो एक्स हो या एन हो, दोनों क्या कहलाता है, ये कहलाता है वैलेंसी, वैलेंसी फैक्टर। क्या कहलाएगा, वैलेंसी फैक्टर। ये फॉर्मूला आप नोट करें, है ना, बहुत काम आने वाला है, बहुत ज्यादा काम आने वाला है ये फॉर्मूला। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या निकाला गया, मोलर मास अपॉन एक्स, जहां एक्स को क्या बोला गया है, वैलेंसी फैक्टर बोला गया है। आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सबसे बड़ी चीज, मोलर मास तो आता है, मोलर मास, मोलिकुलर वेट जो भी बोलते हैं हम लोग, ये तो आता है, ये कैलकुलेट भी कर सकते हैं हम लोग आसानी से। एक्स कैसे आएगा, वैलेंसी फैक्टर कैसे मिलेगा, ये समझते हैं। एक्स निकालने के लिए आइए समझते हैं एक्स कैसे निकाला जाएगा। उससे पहले आपने फॉर्मूला नोट कर लिया होगा, इसको मिटा देते हैं। एक्स, तीन तरह के कंपाउंड्स हैं हमारे पास एक्स के लिए, या किसी भी कंपाउंड को आप एक्स निकालना हो किसी भी कंपाउंड के लिए आप इस मेथड से आराम से निकाल पाएंगे। सबसे पहले है क्या, एसिड्स। सबसे पहले क्या है, एसिड्स। एसिड्स के लिए वैलेंसी फैक्टर कौन देगा, एसिड के लिए वैलेंसी फैक्टर देता है कौन, बेसिसिटी। और ये बेसिसिटी कौन बताएगा, ये बेसिसिटी बताएगा नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन जो उससे निकलेगा। बहुत ध्यान रखिएगा इस बात को, जो मैंने कहा नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन जो उससे निकलेगा, निकलेगा। ठीक है, रिएक्शंस में अलग होंगे जो कंपाउंड, जैसे अगर मान लीजिए हमने ले लिया H2SO4, अगर सिंपली आपसे पूछा गया है कि H2SO4 की बेसिसिटी क्या है, तो आप देखें इसमें कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन ये निकाल कर आपको देगा, ये देगा आपको 2 हाइड्रोजन। यानी इसका जो एक्स फैक्टर होगा या वैलेंसी फैक्टर जो है, इसके लिए कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आपने लिख लिया HCl, इसके लिए कितना हो जाएगा, 1 हाइड्रोजन इससे बाहर आएगा। सिमिलरली HNO3 आप लिखते हैं तो इससे कितने हाइड्रोजन आएंगे, 1 हाइड्रोजन आएंगे। तो ये क्या हो गया, वैलेंसी फैक्टर या वैल्यू ऑफ एक्स। 1 वैलेंसी फैक्टर, 2 ये भी वैलेंसी फैक्टर आपको मिलता है। अच्छा, अब मैंने क्या बोला कि अगर ये जैसे H2SO4 है, अगर ये H2SO4 किसी रिएक्शन में है तो इट मे बी पॉसिबल कि इसका x का वैल्यू या वैलेंसी फैक्टर चेंज करे, 1 हो जाए। पॉसिबल है, क्यों पॉसिबल है, क्योंकि मैंने क्या बोला कि कितना हाइड्रोजन निकलेगा। तो ये एसिड्स हम लोग रिएक्शन में भी देखेंगे कि रिएक्शन में कैसे चेंज हो सकता है। अच्छा, एक इसमें और भी ऐसा है कि कभी कभी फॉर्मूला देखकर आप डायरेक्टली ये कह देंगे कि सर इसमें से कितना निकलेगा। जैसे आप ले लेते हो H3PO3, कितने हाइड्रोजन निकलेंगे, अगर इसको देख लें, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लोग देख रहे हैं H3PO3 जो देख रहे हैं, इसमें 3 हाइड्रोजन है। 3 हाइड्रोजन है तो आप कहेंगे सर 3 इसका बेसिसिटी होगा, यानी इसका एक्स फैक्टर जो होगा, वैलेंसी फैक्टर जो होगा वो कितना होगा, 3 होगा। लेकिन नहीं, इसमें स्ट्रक्चर में जाना होगा, आपको देखना होगा कितने हाइड्रोजन निकल रहे हैं। जैसे आपने लिया P,
डबल बॉन्ड के साथ एक ऑक्सीजन जोड़ते हैं, फास्फोरस 5 बॉन्ड बनाता है, एक से हमने यहां जोड़ा ऑक्सीजन, 1 2 3 ऑक्सीजन हो गया, यहां अब बच गया 3 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इससे जोड़ा गया, एक हाइड्रोजन इससे जोड़ा गया, एक हाइड्रोजन इससे जोड़ा गया। ऑक्सीजन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ये क्या करेगा? इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन निकले खींचेगा तो ये क्या होगा? हाइड्रोजन आयन कन्वर्ट होकर बाहर आएगा। यहां से भी सिमिलरली ये बाहर आएगा, लेकिन ये हाइड्रोजन बाहर नहीं आ रहा। फास्फोरस इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है कि ये हाइड्रोजन से क्या करे? इलेक्ट्रॉन खींच सके। ठीक है, तो इससे कितना निकलेगा? यही दोनों निकलेंगे, सिर्फ ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। तो इसके लिए एक्स फैक्टर कितना हो जाएगा? 2 हाइड्रोजन निकल रहा है, तो इसके लिए एक्स फैक्टर 2, यानी वैलेंसी फैक्टर इस कंपाउंड के लिए कितना मिलेगा आपको? 2 मिलेगा। ठीक है, अभी दूसरा कंपाउंड हमको मिल सकता है क्या? बेस। तो बेस के लिए क्या बताया जाएगा? एसिडिटी। ये आसान। एसिडिटी कौन बता कर देगा आपको? OH माइनस, यानी कितना हाइड्रोजन आयन, सॉरी हाइड्रोक्साइड आयन बाहर आएगा इससे। OH माइनस लिखा है ना, तो कितना OH माइनस इससे बाहर आएगा, ये यहां एसिडिटी बताएगा किसी बेस की। जैसे NaOH लिया हम लोगों ने, तो NaOH में एक्स फैक्टर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि एक ही OH माइनस इससे बाहर आएगा। अगर आप लिख लेते हैं CaOH होल 2, तो इससे कितना आएगा? 2 OH माइनस बाहर आएंगे, यानी इसका वैलेंसी फैक्टर कितना मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। और तीसरा केस है हमारे पास सॉल्ट। सॉल्ट में क्या होगा कि टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कटायन देखा जाता है। क्या देखा जाएगा? टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कटायन। जैसे अगर मान लो आपने ले लिया है क्या? Na2CO3, तो कितने पॉजिटिव चार्ज मिलेंगे सोडियम के ऊपर? सोडियम के ऊपर 1 होता है, 2 सोडियम लिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा इसका एक्स फैक्टर? 2 हो जाएगा, है ना। NaCl अगर ले लेते हैं तो NaCl पर कितना हो जाएगा? 1 पॉजिटिव चार्ज निकल कर आ जाएगा, यानी सोडियम पर, यानी इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये वैलेंसी फैक्टर है हमारा। ठीक है, आसान है। अब है क्या? वापस आते हैं इक्विवेलेंट वेट के पास। फॉर्मूला क्या लिखा हम लोगों ने इक्विवेलेंट वेट का? हम लोगों ने लिखा मॉलिक्यूलर मास अपॉन एक्स। ठीक है, तो एक्स निकालना आ गया, एक्स पता चल जाएगा जो भी कंपाउंड दिया हुआ है। अगर सिंपली कंपाउंड दिया हुआ है तो जो उसमें है वो उसका एक्स फैक्टर है, लेकिन जब रिएक्शंस में आते हैं तो रिएक्शंस में ये डिफर कर सकता है। तो ये है मॉलिक्यूलर मास अपॉन एक्स वैलेंसी फैक्टर। अब इसको लेकर के, जैसे मान लीजिए आपसे बोला गया क्वेश्चन में, फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ 0.98 ग्राम ऑफ H2SO4। तो आप देखें, इससे कुछ मतलब है क्या हम लोगों को? इससे फिलहाल कोई मतलब नहीं है हम लोगों को। इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए क्या चाहिए? मोलर मास चाहिए। तो मोलर मास के लिए क्या है? हाइड्रोजन 1, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16, मतलब कितना हो जाएगा? H2, तो 2 into 1 2, प्लस सल्फर 32 प्लस 16 4 जा 64, और X, तो इसके लिए X कितना है? 2 हाइड्रोजन, तो 2 पॉजिटिव चार्ज, यानी वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यानी कितना हो गया? 98/2, यानी इक्विवेलेंट वेट क्या है? 49। इक्विवेलेंट वेट आसान है। जैसे अगर मान लीजिए आपसे कहा गया कि 40 ग्राम ऑफ NaOH, इसमें क्या करना है आपको? फाइंड इक्विवेलेंट वेट, फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ 40 ग्राम ऑफ NaOH। तो क्या है फॉर्मूला हमारा? मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। तो क्या मिल जाएगा? इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास सोडियम 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, यानी कितना हो गया? 23 प्लस 16 प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा? वैलेंसी फैक्टर OH 1 है, तो यहाँ 1 लिखे। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या मिल गया?
40/1 यानी 40। ठीक है, ये इक्विवेलेंट वेट निकालने का तरीका है, आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए किसी को भी, है ना। अगर प्रॉब्लम है तो हमने सारे वीडियोस में आपको बताया गया है कि अगर किसी तरह की प्रॉब्लम आती है आप हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम या कमेंट सेक्शन से जुड़ सकते हैं, लिंक और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होता है। ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट वेट। अब बात करेंगे किसकी, ग्राम इक्विवेलेंट की, है ना। तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला, आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या देखा था, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा है मास अपॉन मोलर मास, देखा है। सिर्फ कंपेयर करना है, मैंने पीछे के वीडियोस में भी बताया है आप लोगों को कि हम लोगों को कोई चीजों को, कुछ चीजें जो एक ही साथ आ रही हो, एक ही जगह पर आ रही हो, तो उसको कंपेयर करके याद करने की कोशिश करते हैं हम लोग। और मैंने कहा था सारे फॉर्मूलाज जो भी हैं सब एक जगह पर, ताकि क्विक रिवीजन जब फॉर्मूला का जरूरत पड़े तो हम लोग एक ही साथ सारे फॉर्मूला को एक ही जगह पर देख सके, है ना। तो ये नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्या रखा हम लोगों ने, मास अपॉन मोलर मास। मैं फिर से बोल रहा हूं कि मोलर मास है, यहाँ क्या है, नंबर ऑफ मोल है, मोलर मास है, नंबर ऑफ मोल है। तो और ग्राम इक्विवेलेंट के लिए क्या बोला हमने कि इक्विवेलेंट वेट है, तो क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो आप नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बोले, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बोले, सब एक ही चीज है, ठीक है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट या कहीं कहीं पर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सीधा सीधा लिखा हुआ आपको मिल सकता है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इक्विवेलेंट वेट अगर है तो डिनोमिनेटर में, और क्या, मास, यानी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मास अपॉन क्या, इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, आसान सा रिएक्शन, सॉरी आसान सा फॉर्मूला है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या लिखे, मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अच्छा, एक चीज यही फॉर्मूला देख लेते हैं एक, है ना, आगे ज्यादा कंफ्यूजन बनाने से कोई फायदा नहीं है, यहीं पर देख लेते हैं क्या, कि आप नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, यहां जो लिखा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट को क्या लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एक्स लिख सकते हैं। तो यहां लिखते हैं मोलर मास अपॉन एक्स, ये एक्स ऊपर आ जाएगा ना, तो क्या लिखेंगे, मास अपॉन मोलर मास और इंटू एक्स, यहां एक्स क्या है, वैलेंसी फैक्टर है। ये जो लिखा हुआ है कहीं देखा आपने, कहीं तो देखा होगा, यहां देखा है हम लोगों ने, इसको पढ़ा भी है हम लोगों ने, है ना। तो क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल इंटू फैक्टर एक्स, ये क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, यानी ये भी एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहीं पर बता दिया गया इसलिए क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको नंबर ऑफ मोल दिया हुआ होता है क्वेश्चन में और आपसे पूछा जाता है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल कर बताइए। ठीक है, तो हमारे दिमाग में ये फॉर्मूला है, ठीक है। और एग्जाम में क्या होता है, आप जल्दी जल्दी होते हैं, जल्दी जल्दी में होते हैं कि जल्दी से बनाना है, तो इससे पहले कि कुछ भूल जाया जाए ये फॉर्मूला नोट करा जाएगा, है ना। ये फॉर्मूला नोट्स में जरूर नोट कीजिए और इसको अच्छे से स्टार मार्क देकर VVI करके, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्योंकि, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने देखे, यही दो फॉर्मूलाज हम लोगों को याद रखने हैं। आइए कुछ क्वेश्चन एक दो देख लेते हैं। फॉर्मूला आपको याद हो गया है, एसिड बेस की एसिडिटी बेसिसिटी आपको निकालनी आ गई है, इसीलिए सारा कुछ हटा देते हैं, है ना, ताकि फॉर्मूला देखा ना जाए बार बार। जब भी आप बनाते हो न्यूमेरिकल्स को, क्वेश्चंस आप बना रहे हो, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो एक दो न्यूमेरिकल्स बनाते तक में फॉर्मूला सामने रखो, ताकि उससे हिंट मिले, देख करके फॉर्मूला जल्दी जल्दी सॉल्व कर। लेकिन एक दो न्यूमेरिकल बनाने के बाद फॉर्मूला हटा दो, है ना, एक दो, उससे ज्यादा नहीं, उसके बाद फॉर्मूला हटा दो वहां से और खुद से आप करने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा,
कि एक दो के बाद, एक दो में आपको दिमाग में आपके आ जाएगा कि हाँ ये फॉर्मूला लग रहा है ना, सेम क्वेश्चन बना रहे हैं तो ये फॉर्मूला हमको अप्लाई करना है, ये आ गया, बैठ गया यहाँ। अब क्या करेंगे, अब उसको हटा देंगे। हटाने के बाद क्या होगा कि अब यहां से बाहर आएगा फॉर्मूला। कहां से बाहर आएगा, यहां से। तो आप जब 2 4 5 और न्यूमेरिकल बना लेते हैं ना, फॉर्मूला हमेशा के लिए याद हो जाता है। फिर फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है, फॉर्मूला देखने की जरूरत ही नहीं है, फिर वो आसानी से हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन देखने के साथ तुरंत दिमाग में आ जाएगा कि हाँ ये इक्विवेलेंट वेट है, इक्विवेलेंट वेट ऐसे निकालना है। जैसे हम लोगों को मोलर वेट निकालना आसान है ना, अभी के बाद से इक्विवेलेंट वेट भी निकालना आसान होना चाहिए। तो इक्विवेलेंट वेट निकालना तो आसान है, मोलर मास अपॉन एक्स। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो गया, मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। नंबर ऑफ मोल की तरह नंबर ऑफ मोल निकालना होता है, मास अपॉन मोलर मास करते हैं। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालना है तो मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट कर दिए। सिर्फ थोड़ा सा इक्विवेलेंट, जब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना होता है तो थोड़ा सा लंबा हो जाता है प्रोसेस कि हमको पहले इक्विवेलेंट वेट निकालना होगा। इक्विवेलेंट और जब मोलर मास निकालते हो तो वो तो यूं ही निकल जाता है, वो तो आप ऐसे भी निकाल लेते हो बिना कुछ किए, बिना इधर उधर लिखे, है ना। तो ऐसे ही इक्विवेलेंट वेट भी निकल जाना चाहिए अभी के बाद से। ठीक है, अब हम लोग जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया कि फाइंड 0.5 number of gram equivalent in 0.98 gram of H2SO4। ठीक है, क्वेश्चन का लैंग्वेज कुछ और भी हो सकता है ना। तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने हैं, किसमें, H2SO4 के 0.98 ग्राम में। तो आपको क्या है, देखो कि सबसे पहले तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लिखा जाएगा। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है क्या, मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट, है ना। इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या हो गया, मोलर मास अपॉन एक्स फैक्टर। मोलर मास H2SO4 का क्या हो जाएगा, 2 × 1 प्लस सल्फर 32 प्लस 16 4 जा 64, 2 + 32 + 64, 6 3 9 4 2 6 8, यानी 98 अपॉन एक्स। कितना, कंपाउंड डायरेक्टली दिया हुआ, रिएक्शन नहीं है हमारे पास, तो क्या हो जाएगा, H2 2 हो जाएगा ना। तो क्या रखेंगे यहाँ 2, यानी कितना 49। अब यहां पर 49 आपको, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, मास कितना मालूम है 0.98, मिला कितना 49, इक्विवेलेंट वेट कितना मिला 49, मींस कितना हो जाएगा ये 102, यानी 0.02 ग्राम इक्विवेलेंट, है ना। बिल्कुल नंबर ऑफ मोल की तरह है, बिल्कुल नंबर ऑफ मोल की तरह है, कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल आसान है, ठीक है ना। उसी तरह से अगर मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं फाइंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इन 120 ग्राम ऑफ NaOH, ठीक है। वैल्यू कुछ भी हो सकता है आपके पास, वैल्यू कुछ भी दिया जा सकता है, तो वैल्यू को लेकर परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले, बार बार बोल रहा हूं मैं कि सबसे पहले क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, क्या, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट निकालना होगा, ये निकालते हैं। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर, यानी क्या हो गया, मोलर मास NaOH के लिए कितना हो जाएगा 23 प्लस ऑक्सीजन 16, ये 1, तो ये कितना मिल गया 40 अपॉन एक्स फैक्टर कितना हो जाएगा बाबू, 1 हो जाएगा, क्योंकि एक ही हाइड्रोक्साइड निकल कर आएगा, तो 1 हो गया, यानी कितना मिला इक्विवेलेंट वेट 40। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे, क्या मिल जाएगा, मास कितना है 120 अपॉन इक्विवेलेंट वेट क्या निकल कर आया 40, यानी कितना मिल गया
3 ग्राम इक्विवेलेंट। आसान है। मुझे नहीं लगता कि इस तरह के क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम होगी। अगर होती है या कोई भी क्वेश्चन आप बना रहे हो अगर और प्रॉब्लम आती है, आप क्वेश्चन को कमेंट करें ना। आप किसी भी लिंक से आ सकते हैं, मैंने बताया आपको, व्हाट्सएप से भी या फिर टेलीग्राम से या कमेंट सेक्शन में। इसके बाद क्या है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ 3 मोल ऑफ Na2CO3। क्या ले लिया हम लोगों ने? 3 मोल ऑफ Na2CO3। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। कैसे निकालेंगे? मास तो दिया नहीं है, चलो इक्विवेलेंट वेट तो आप निकाल भी सकते हो। Na2CO3 है तो इसका मोलर मास निकाल लिया जाएगा और इससे निकलने वाले चार्जेस देख लिए जाएंगे, तो वो तो पता चल गया। लेकिन मास नहीं है, तो मैंने अभी आपको एक और फॉर्मूला नोट करवाया था कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ मोल इंटू एक्स। ठीक है, एक्स फैक्टर आपका क्या हो गया? वैलेंसी फैक्टर। तो नंबर ऑफ मोल कितना? 3। तो 3 इंटू इसमें कितना निकल कर आएगा? 1 सोडियम निकल कर आएगा, तो 1 पॉजिटिव चार्ज, तो 2 सोडियम है, 2 पॉजिटिव चार्ज, यानी कितना हो जाएगा इसके ऊपर का चार्ज? 2। तो हो जाएगा ना। इसको क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे ना 2Na प्लस, तो +1 और 2, तो 2 प्लस, यानी एक्स फैक्टर कितना हो गया? 2, यानी क्या कितना? 6 ग्राम इक्विवेलेंट। है आसान, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर जल्दी से कमेंट कीजिए कि आपको कहाँ क्या प्रॉब्लम्स हो गई या किसी तरह का परेशानी अगर है तो आप बताएं जरूर उसे, है ना। और न्यूमेरिकल्स को बनाना शुरू करें, बुक खोलो, बनाओ। ठीक है, जो मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि रिएक्शंस पे डिपेंड करता है। एक रिएक्शन लेते हैं, बहुत आसान सा रिएक्शन लेते हैं, जैसे आपको मिल जाता है H2SO4 प्लस NaOH, ये आपको बनकर मिलेगा Na2SO4 और प्लस H2O। अब इसमें आपसे बोला गया है कि ये रिएक्शन देने के बाद आपसे कहा गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4। ठीक है, मास नहीं बताया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4। रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए, 2NaOH हो गया, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। ठीक है, अब आपसे बोला गया है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बताइए H2SO4 का और NaOH का, दोनों। तो जितना एक का निकल कर आएगा ना, उतना ही दूसरे का भी। मैंने शुरू में ही कहा कि ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्टेंट्स अगर हैं तो दोनों रिएक्टेंट्स के ग्राम इक्विवेलेंट सेम होंगे, चाहे नंबर ऑफ मोल अलग अलग हो, चाहे मास अलग अलग हो। मोलर मास नहीं, मास। ठीक है, मास अगर डिफर करता है तब भी, नंबर ऑफ मोल अगर डिफर करता है तब भी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा? सेम होगा। देखिए, इसमें निकालते हैं क्या H2SO4, तो कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल से। इसके आगे नंबर ऑफ मोल 1 रखा हुआ है, इसके आगे 2 है, तो कितना हो जाएगा? ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1, नंबर ऑफ मोल 1 इंटू एक्स फैक्टर होता है, तो एक्स फैक्टर इसके लिए कितना हो जाएगा? सिर्फ इसके लिए कितना हो जाएगा? 2, यानी कितना मिल जाएगा? 2 ग्राम इक्विवेलेंट। इसके लिए कैलकुलेट करेंगे NaOH के लिए, तो क्या मिलेगा? नंबर ऑफ मोल 2 इंटू कितना निकल कर आएगा? 1 ही निकल कर आएगा, तो कितना हो जाएगा? 1, यानी इसका भी कितना? 2 ग्राम इक्विवेलेंट। यही कहा मैंने कि रिएक्टेंट्स के ग्राम इक्विवेलेंट हमेशा क्या होंगे? सेम होंगे। एक चीज और मैं आपको ध्यान दिला दूं कि अगर मान लो जैसे ये रिएक्शन जो आपने लिया है, इसी रिएक्शन को अगर हम लोग 200 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रख लेंगे तो बनकर मिलेगा हम लोगों को ये। ठीक है, इसको हटा दीजिए तो बैलेंस है, हटा दिया तो बैलेंस है। तो अब इसमें आपसे बोला गया है, इसमें आपको ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने नहीं बोला गया,
आपको इसमें बोला गया है कि H2SO4 की बेसिसिटी बताइए। H2SO4 का क्या करना है, बेसिसिटी बताना है। तो इसका बेसिसिटी कितना होगा, एक बार में अगर आप देख कर कहेंगे तो आप कह देंगे क्या कि सर 2 ही होगा। क्यों, क्योंकि H2SO4 है, 2 हाइड्रोजन आयन है तो 2 होगा बेसिसिटी। लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने बोला डिपेंड करता है रिएक्शन के ऊपर। तो ये रिएक्शन में H2SO4 से क्या मिला, NaHSO4 मिला और H2O मिला। तो ये देखना है आपको कि इससे कितने हाइड्रोजन बाहर आए हैं। मैंने शुरू में कहा कि ये नहीं देखना कि उसमें कितना है, उसमें ये देखना है कि कितना बाहर आया है। तो कितना बाहर आया, OH यहां से आया, एक हाइड्रोजन यहां से आया और OH यहां से आया था, तो क्या मिला, H2O मिल गया, जो H2O निकल गया। इसके पास एक हाइड्रोजन निकलने के बाद HSO4 बचा, HSO4 बचा, वही HSO4 क्या हुआ है, सोडियम से रिएक्ट करने के बाद आपको NaHSO4 मिला। तो कहने का मतलब कि H2SO4 से कितना हाइड्रोजन बाहर आया, एक हाइड्रोजन बाहर आया। तो इस रिएक्शन में H2SO4 की बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, है आसान। तो ये है इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालने का तरीका। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालिए या इक्विवेलेंट वेट निकालिए, दोनों के लिए फॉर्मूला आपको बताया गया, ठीक है। इसको देखें, इसको बनाएं, इस पर बेस्ड जो भी न्यूमेरिकल जो भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं वो क्वेश्चंस बनाएं, ठीक है ना। मैंने बताया बहुत जल्दी आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे। एक बार हम लोग जो भी टर्म्स हैं ये सारे पढ़ लें उसके बाद, ताकि मिक्स क्वेश्चंस अगर मिलते हैं तो उसको बनाने में अच्छा लगता है कि अलग अलग तरह के क्वेश्चंस एक ही साथ मिले हों हम लोगों को, है ना। तो आप वीडियो को देखते रहिए और जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उस प्रॉब्लम्स को आप अपने कमेंट बॉक्स में या आप व्हाट्सएप से या टेलीग्राम से, लिंक दिया हुआ होता है, ठीक है, उस लिंक से आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करें, लिंक पर क्लिक करके आप हमसे व्हाट्सएप या टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। वहां आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं वेरी फ्रिक्वेंटली। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नॉर्मेलिटी की बात करेंगे हम लोग, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट की जरूरत पड़ सकती है, वहां पे जरूरत पड़ेगी इनफैक्ट, तो हम लोग वहां नॉर्मेलिटी की बात करेंगे और उसके बाद फिर देखते हैं कि और क्या क्या चीजें हो सकती हैं जो आपके लिए जरूरी हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।